हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका आज की हमारी इस स्पेशल क्लास में। टुडे वील डिस्कस द कंप्लीट रिवीजन नोट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. We will discuss all the questions from the study material. We will discuss questions from the past examination. We will also discuss questions from model question paper. और परंपरा के मुताबिक आप जानते हैं हमने अन्य चैप्टर्स का भी इसी प्रकार वर्कशॉप किया है, रिवीजन किया है, एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस किया है. हम पहले प्रश्नोत्तर करते हैं और जिन टॉपिक्स पर वो प्रश्न आ गए हैं फिर वो हाथों हाथ हमारे तैयार हो जाते हैं. एथिक्स में इंस्टीट्यूट की किताब में कुल मिलाकर 10 हिस्से हैं. ये चैप्टर 10 हिस्सों में बटा है. मॉड्यूल नंबर 13 is divided into 10 different parts. मॉड्यूल नंबर 13 के जो 10 टुकड़े हैं उसकी कुल मिलाकर वेटेज कितनी है? मिनिमम 14 नंबर. बस 1 जून 2023 का एग्जाम ऐसा था जिसमें 10 नंबर का पेपर आया. इस एथिक्स नाम के चैप्टर से केवल 10 नंबर का एक क्वेश्चन एक बार जून 23 में आया और जून 2023 से आज 2026 तक ये परंपरा कायम है कि कभी 14 से कम का ये चैप्टर आया नहीं. दोस्तों, ये नन्ना सा चैप्टर जो 3 क्लासों में खत्म हो जाता है. 3 से ज्यादा एथिक्स की क्लास नहीं लगती. रेगुलर बैच पढ़ो तब भी नॉर्मल बहुत डिटेल में फैल फैल के लटक लटक के लंबा नोट्स बनाकर भी 3 मुलाकातों से ज्यादा समय इस चैप्टर में नहीं लगता मित्रों. तो जरा आप सोचिए कि इतने छोटे चैप्टर को अगर 14 नंबर की वर्थ में रखा गया है तो क्यों ना हम आज इसे पूरा कर लें. स्वागत आप सबका एक बार फिर आज की मुलाकात में. थोड़ी धुंधलाहट लाइट की हम बढ़ा लेते हैं, सही करते हैं. 1 मिनट. हाँ जी, तो हम सबसे पहले करेंगे प्रश्नोत्तर. ठीक है, लेट मी शो यू व्हाट ऑल हैज कम इन द एग्जामिनेशन टिल डेट. आप सब लोग रिलैक्स रहिएगा. कोई पेन पेपर कुछ की जरूरत नहीं है. 99.99% आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ डिस्कस करना है. ठीक है, ये देखिए, ये हमने नोट्स बनाए हैं आपके लिए. 13.1 फिर 13.2. इस प्रकार से हमने सारे नोट्स ये तैयार किए हैं और ये समरी नोट्स नहीं है, ये कंप्लीट नोट्स हैं. बस हमने पॉइंटर्स के रूप में इनको कन्वर्ट कर दिया है. ये नोट्स समरी नोट्स नहीं है दोस्तों, ये केवल हमने पॉइंटर्स के रूप में इंस्टीट्यूट के चैप्टर्स को कन्वर्ट कर दिया है जिससे आपको समझना आसान रहे. तो चलिए शुरू करते हैं जून 2023 से. जून 2023 में दोस्तों 10 नंबर का एक सवाल आया. Explain the concept of emotional intelligence. Analyze the effects of emotional intelligence. अगर गलती से किसी बच्चे ने टॉपिक ये नहीं भी पढ़े हैं, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी ये क्लास आपके समझ आएगी, रिवीजन आपके समझ आएगा. ठीक है, क्लियर. चलो, Vikash is asking something. I don't think that is a good decision to leave it. आप बाकी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. तो जून 2023 में सवाल पूछा गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं. दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है नॉलेज अबाउट योर इमोशंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर इमोशंस. हमें हमारे इमोशंस को समझना आना चाहिए, हमें हमारे इमोशंस को यूज करना आना चाहिए और हमें हमेशा हमारे इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए. कहने का मतलब है दोस्तों, EQ शॉर्ट में बोलते हैं इसको. इमोशनल इंटेलिजेंस को शॉर्ट में EQ बोलते हैं. जैसे दिमागी चीजों को IQ बोलते हैं ना, कि भाई कोई आदमी बहुत शार्प माइंड का है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि इसका IQ बड़ा तेज है. वैसे ही EQ होता है इमोशनल क्वोशंट. इमोशनल क्वोशंट मतलब कितना ज्यादा आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हैं.
कितना ज्यादा आप उन्हें मैनेज कर पाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज से हैप्पी होते हैं, किस चीज से सैड होते हैं। इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे आप, तो आपके लिए, आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में, परिवार में, दोस्तों के साथ, शरीर पर, हर जगह उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, राइट। देखें आप, इमोशनल इंटेलिजेंस का अफेक्ट कहां कहां पड़ता है? आपकी परफॉर्मेंस, आपका कॉलेज हो, कोचिंग हो, स्कूल हो, वर्क प्लेस हो। आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का इंपैक्ट पड़ता है आपके फिजिकल हेल्थ पर। अगर आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेस में आ जाते हैं, घबराहट में आ जाते हैं, अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, तो बॉडीली स्ट्रेस जो है वो आपकी हेल्थ को असर देगा। योर मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन की दवाई लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, थेरेपी, कंसल्टेंसी और काउंसलिंग करने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो फिर अगर हम अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो यह समस्या होगी कि हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी खराब होगी। और रिलेशनशिप्स, when we are not able to control our emotions, we lose on relationship building, right? हम कोशिश करते हैं कि हम रिलेशनशिप में सब कुछ प्राप्त कर लें, यानी कि हम कोशिश करते हैं कि ओवर अटैचमेंट सामने वाले से हो जाए। We are not able to communicate our feelings, we are not able to maintain the strong relationship। तो ये आपके पेपर में 10 नंबर में आया। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि यही चीज आगे एग्जाम में फिर दोबारा आई 7 नंबर में। तो काट के छोटा मत कर दीजिएगा आंसर को। अब जरा समझिए, आपको याद हो गया जून 2023 में 10 नंबर में इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग पूछा गया और उसका इंपैक्ट पूछा गया। रट लीजिए फटाफट, 4 इंपैक्ट के पॉइंट हैं। 4 इंपैक्ट के पॉइंट है। पहला परफॉर्मेंस, दूसरा फिजिकल हेल्थ, तीसरा मेंटल हेल्थ, चौथा रिलेशनशिप। अंदर कुछ तो यार लिख ही दोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम खाली बाहर के पॉइंट समझो, अंदर का भी समझो, लेकिन तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि अंदर तो आदमी स्ट्रेच कर ही देता है, पॉइंट ही तो याद नहीं रहते उसे पेपर में। प्लीज अच्छे तरीके से याद करें। सबसे पहली चीज, इमोशनल इंटेलिजेंस मींस सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ योर इमोशंस। हाउ डू यू अंडरस्टैंड, क्या कहते हैं, यूज एंड मैनेज योर इमोशंस। इट इंपैक्ट्स यू 4 ways: your performance, your physical health, your mental health, and the fourth one is your relationship। ठीक है, जून 23 डन, ग्रेट, बल्ले बल्ले। सर इतना सा लिख के 7 नंबर आ जाएंगे? मेरा सर आज भी दिल करा, जब हम ये नोट्स बना रहे थे तो मेरा मन करा कि आंसर्स लिख कर क्या फायदा है, आंसर तो मेरे नोट्स में है ही। फिर मैंने कहा यार बच्चे बदमाशी करते हैं, भरोसा नहीं करते, उनको लगता है कि आंसर पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, तो मैंने आंसर भी कॉपी कर लिए। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जब मैं क्वेश्चन चुरा रहा था तो मैंने आंसर भी चुरा लिए साथ साथ, और आपको दिखाने के लिए कि देखो डियर 10 नंबर का आंसर है ये। एक पैराग्राफ ये रहा और 4 लाइनें वो रही, वो वाली जो 4 पॉइंट मैंने अंडरलाइन करे। ठीक है जी, क्लियर। चलो अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला दिसंबर 2023 में देखते हैं कि एग्जाम में क्या आया। एनालाइज द डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस एथिक्स with reference to the application and decision regarding employers, finance and trading। देखिए काइंड और टाइप्स अलग अलग दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट की किताब में। इंस्टीट्यूट की किताब में एक यूनिट है जहां पर काइंड ऑफ बिजनेस एथिक्स है। इंस्टीट्यूट की किताब में एक हेडिंग है जहां पर टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स है। टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स तो 3 दिए हुए हैं, एक मेटा एथिक्स, एक नॉर्मेटिव एथिक्स और एक अप्लाइड एथिक्स। प्लीज याद रखेंगे, दिमाग खोलकर पेपर लिखना है। यदि एग्जामिनर ने आपसे पूछा टाइप ऑफ बिजनेस एथिक्स, तो वो केवल 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला बताइए मेटा, दूसरा नॉर्मेटिव और तीसरा अप्लाइड। लेकिन यहां टाइप नहीं पूछ रहा, यहां पूछ रहा काइंड ऑफ बिजनेस एथिक्स। इंस्टीट्यूट की किताब में काइंड के साथ साथ नॉर्म्स शब्द भी यूज हुआ है। तो सबसे पहले आप ये रिवाइज करिए कि एग्जामिनर कैन आस्क यू दिस टॉपिक इन 2 ways।
They can ask you the kind of business ethics. They can ask you norms of business ethics. मैं आपको असलियत बताऊं कि इन काइंड वाले कॉन्सेप्ट में, नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स वाले कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्रिंसिपल जैसे हैं. देखो मैं आपको बताता हूं क्या है काइंड. पहला है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, कहने का मतलब है कि भाई आपको जब भी कोई काम दिया जाएगा तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे. यू विल नॉट डू द ब्लेम गेम. कुछ गलती हो जाती है तो हम सामने वाले पर डालते हैं और कुछ अच्छा हो जाता है तो हम अपने ऊपर रखते हैं. माफ कीजिएगा लेकिन आप लोगों का भी ऐसा ही है. बच्चे का नंबर बहुत बढ़िया आए, पेपर बहुत बढ़िया जाए, तैयारी बहुत अच्छी हो जाए तो वो क्या लिखता है पेपर के बाद, मतलब एग्जाम हॉल से बाहर आइए और आप उससे पूछिए पेपर कैसा था. अगर उसका अच्छा गया, बड़ा आसान था, बड़ा आसान था, सब सिंपल था, और उसका पेपर बहुत भारी चला जाए, सर आपके पढ़ाए हुए से तो कुछ आया ही नहीं, पता नहीं कौन से पेपर था. भारी और हल्का नहीं होता, क्या याद रह जाता है और क्या भूल जाते हैं वो मैटर करता है. खैर आप तो अच्छे बच्चे हैं, ऐसी सोच नहीं रखते. तो पहला है हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ये एक एथिक्स है. दूसरा कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब companies should take responsibility of their customers, of their employees, of their population, of their directors. Every people who are connected with us, we are responsible for them. अगर कंपनी 100 लोगों के साथ डील करती है तो 100 लोग हम पर भरोसा करके हमसे डील करते हैं. आप देखते हैं कई बार जब आप कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट बेचती है तो कई बार उदाहरण मिलते हैं कि कंपनी ने अनाउंसमेंट करी कि प्रोडक्ट में खराबी, हम अपने प्रोडक्ट को वापस ले रहे हैं. कितनी बार मैंने सुना ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनियां कह रही हैं हमारा ये कार का मॉडल ठीक नहीं है, वी आर टेकिंग इट बैक. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल, राइट? सो दे हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तीसरा लॉयल्टी. लॉयल्टी, बिजनेस शुड शो लॉयल्टी टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज शुड शो लॉयल्टी टू बिजनेस. ठीक है. रिस्पेक्ट. व्यापारी को, बिजनेस को अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉइज को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए. एवरी एम्प्लॉय इज इंपॉर्टेंट टू अस, एवरी कस्टमर इज इंपॉर्टेंट टू अस. वी मस्ट पे रिस्पेक्ट टू देम. रिस्पेक्ट कैसे होती है? देयर कंसर्न, उनकी समस्याओं को सुलझाने का जब हमारा दिल करेगा, यानी हम उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं. ट्रस्टवर्दीनेस. व्हाट इज ट्रस्टवर्दीनेस? You should show a great kind of concern towards your customers and employees that they start having trust in you. ट्रस्ट जो है दोस्तों वो बाजार में कुछ लाख रुपए किलो खरीदने से नहीं मिलता है. तो यदि आपने अपने वर्कर्स, अपने कस्टमर्स, देखो यहां पर जो भी लिखा है वो तो पढ़ लेना, मैं तुम्हें जिंदगी की शिक्षा दे रहा हूं. 2 लोगों को खुश रखो, तुम्हारा कारोबार चरम पर पहुंचेगा. एक आपका ग्राहक और एक आपका कर्मचारी. यही वो 2 हसीन चेहरे हैं जिनसे तुम्हें मोहब्बत करनी है रोजाना, दिन में 10 बार. एक आपका ग्राहक और एक आपका कर्मचारी. ये 2 लोग आपके, आप इन 2 के दीवाने हो जाइए, कुदरत आपकी दीवानी हो जाएगी. सो ट्रस्टवर्दीनेस इज एक्चुअली बिल्ट अप व्हेन यू टेक केयर ऑफ दीज पीपल. व्हाट इज फेयरनेस? ऑनेस्टी. मतलब नो बायस, नो फेवरिज्म. Community and environment responsibility. What is community and environment responsibility? We should talk about social responsibilities. We should talk about environment. We should talk about general level of pollution that we are spreading. बस ये 7 पॉइंट है. तो प्लीज याद रखिएगा, काइंड यदि एग्जामिनर पूछता है तो 7 है, और टाइप अगर एग्जामिनर पूछता है तो 3 है. अब जैसे अभी हम क्वेश्चन आंसर करने के बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो 90% रिवीजन आप देखिएगा हो चुका होगा. भाई 10 टॉपिक हैं पूरे एथिक्स में. 10 टॉपिक के अंदर जब एक टॉपिक आएगा काइंड ऑफ बिजनेस एथिक्स तो हम पढ़ तो चुके. प्लीज याद करो कौन कौन से हैं. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, रेस्पेक्ट, ट्रस्टवर्दीनेस, फेयरनेस,
कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं 7 हैं तो ऐसे करके बुक ओपन करते हैं और फिर उसे ऐसे ही रटना शुरू कर देते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर तीसरा क्या था, अरे ऐसे नहीं करना है। वो बच्चे डिक्टेशन लेते हैं ना, वो बच्चे क्या, उसको क्या बोलते हैं, वो जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, ऊपर लिखा हुआ है कमल घर चल कमल, फिर वो ऐसे नोट पर बच्चे ऐसे उस पे नोटबुक पे लिखते रहते हैं ना, ऊपर लाइन लिखी हुई है कमल घर चल, फिर उसे देख देख के दोबारा लिखना है। आप 7 पॉइंट है ना, उसे 7 बार लिख दो, 7 पॉइंट को 7 बार लिख दो, बात खत्म। ठीक है ना, राइट एंड 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 राइट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बस अपने आप रट जाएगा। हाँ जी, चलिए दिसंबर 2023 में हमने देखा कि एक तो 7 नंबर का क्वेश्चन ये था, दिसंबर 2023 में ही 7 नंबर का एक और क्वेश्चन था, बल्ले बल्ले 14 नंबर हमारे आने वाले हैं। देखो, डिस्कस 4 एट्रीब्यूट्स commonly used in defining emotional intelligence and briefly state its importance। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। अब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का चैप्टर आप ओपन करके तो देखिए साहब, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है मैं बताता हूं। 4 एट्रीब्यूट्स, एक हेडिंग इंपॉर्टेंस की और एक हेडिंग इंपैक्ट की, तीनों तो हो गए। मीनिंग यहां कर लेंगे, मीनिंग यहां कर लेंगे, एट्रीब्यूट्स यहां कर लेंगे, और ऊपर करके आए हैं वो याद करो क्या कहते हैं, इंपैक्ट। तो यहां पर पूछा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है फीचर्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कंपोनेंट। भाई कोई व्यक्ति ऐसा है, वो तो ऐसा ही है, मैं तो ऐसा ही हूं, ये मेरा एट्रीब्यूट है। ठीक है, 4 एट्रीब्यूट क्या है। पहला, सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब यू मस्ट बी एबल टू मैनेज योर इमोशंस इन अ हेल्दी वे। गुस्सा किसको नहीं आता, दुख किसको नहीं आता, समस्या किसको नहीं आती, घबराहट किसको नहीं आती, जो भी बैड फीलिंग्स होती हैं वो किसको नहीं आती। मैटर ये करता है कि आपको मैनेज कैसे करना है। आपको बताऊं दोस्तों, आज भी 2009 की अप्रैल में मैंने पढ़ाना शुरू करा था, बिल्कुल ये सत्य बता रहा हूं, फेसबुक पे उस बैच की फोटो तक है मेरे। उससे लेकर आज तक सोचिए 2009 से 2026 तक कितने साल हो गए, जितने भी हो गए, मेरी तो गणित खैर कमजोर है, 17 वर्षों में 34 बैच तो कम से कम हुए होंगे ना, एक MWF, एक TTS, एक जून, एक दिसंबर। उसके बावजूद आज भी नए बैच की पहली क्लास के पहले 2 मिनट ऐसे लगते हैं जैसे दिल की धड़कन बस अभी हमें उड़ा के ले जाएगी, बट वो 2 मिनट केवल लगता है। जब मैंने पहली बार पढ़ाया होगा तो वो जो दिल की धक धक है वो 1 घंटे तक रही होगी कि पता नहीं बालक क्या पूछ लेगा, पता नहीं हम भूल ना जाएं टॉपिक। ऐसे हाथ पे सर पॉइंटर्स लिख के लेके गया था मैं पहले दिन मुलाकात जब क्लास में गया पहली बार। अब तो ये आप ये देखिए, ये स्टैंड मैंने रख रखा है कागज नकल मारने के लिए, क्योंकि अब आदमी को एक समय के बाद रियलाइज हो जाता है ना, क्या फर्क पड़ रहा बच्चे को तुम देख के लिख रहे हो कि बेदेख के लिख रहे हो, उसको समझ आना चाहिए। What I'm trying to establish here is, how do you handle your stress? How do you manage your emotions? How do you manage your impulsive feelings is one attribute, self-management. Second is self-awareness. We must know कि कौन सी चीज से हमें कॉन्फिडेंस आता है। कुछ बच्चे कहते हैं भाई हम तो पूरा तैयार होके जूता मोजा पहन के पूरा शर्ट कोट स्वेटर पहन के फिर पढ़ते हैं लाइब्रेरी में बैठ के। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया मुझसे तो बनियान निक्कर में ही पढ़ा जाता है, मैं तो ज्यादा फॉर्मल तरीके से मैं बैठ नहीं सकता। वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स अस, व्हाट गिव्स अस द ड्राइव, व्हाट पुट्स अस फॉर्थ, कौन हमें आगे ले जाता है, राइट। वी मस्ट बी अवेयर अबाउट आवर ओन स्ट्रेंथ, ओन वीकनेसेस। वी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस टू नो व्हाट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। व्हाट इज सोशल अवेयरनेस? सोशल अवेयरनेस इज अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स, अंडरस्टैंडिंग दी फीलिंग्स ऑफ अदर्स। उससे क्या होगा? यू विल फील कंफर्टेबल विद देम एंड दे विल फील कंफर्टेबल विद यू। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भाई हम इंट्रोवर्ट हैं, हम अकेले रहना पसंद करते हैं,
वो अकेले रहना नहीं पसंद करते, वो दूसरों के इमोशंस के लिए ओपन नहीं होना चाहते. If they'll start understanding others' emotions, the others will also start understanding your emotions. Social empathy. What is relationship management? When you are aware about your emotions, when you are aware about social emotions, when you are aware about everything, you will be able to maintain a healthy relationship. Simple. Conflict कभी रहेगा ही नहीं, खत्म. इंपॉर्टेंस तो ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे. तो इमोशनल इंटेलिजेंस का पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया हमको. जो जो क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं डियर, याद रखना, ये रिपीट होने लगेंगे थोड़ी देर बाद. अभी हमने जून 23 कर लिया, दिसंबर 23 कर लिया, हमें 2025 तक आना है. ठीक है, चलो जून 2024 पर आ गए सर हम. जून 2024 में भी 14 नंबर का सवाल आया था इस चैप्टर से. पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स की नेचर बताइए. वो नेचर तो वैसा कॉन्सेप्ट है, फिलोसफिकल बातें हैं यहां पर, कि एथिक्स का मतलब होता है सच्चाई, अच्छाई, पवित्रता. एथिक्स इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स. हाउ मैनेजमेंट हैज हिज ओन फिलोसफी. तो ये तो वैसा क्वेश्चन है. देख रहे हो आप, छोटा सा आंसर है 7 नंबर में. नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स पर इतना सा आंसर है. चलिए, जून 2024 में एक और क्वेश्चन आया 7 नंबर का. हाउ वुड यू इवैल्यूएट द इफेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन योर वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप. ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. वो बेचारे लिख कर दे रहे हैं पॉइंट. सर, इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 इंपैक्ट थे ना. पहला क्या था बताइए? इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 इंपैक्ट में पहला क्या था? परफॉर्मेंस. दूसरा फिजिकल हेल्थ, तीसरा मेंटल हेल्थ और चौथा रिलेशनशिप. यहां पर चारों पॉइंट दिए हुए हैं, आपको खाली एक्सप्लेन करना है. हो गया ना? रिपीट देखो, 7 नंबर में. और जून 2023 में 10 नंबर में. बस ये 3 नंबर की इतनी सी लाइन ही तो बढ़ गई. कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पहले एक पैराग्राफ में समझाया गया, फिर उसके इफेक्ट बताए गए 10 नंबर में. अब इस क्वेश्चन में भी तो वही है. देखो, जून 24 में 7 नंबर में क्या पूछा गया? इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें कैसे इंपैक्ट करती है. तो सेम चीज 10 नंबर में, सेम चीज 7 नंबर में. एक बार टाइप कर दीजिए, सीधा प्रसारण वाले बच्चे, बल्ले बल्ले, समझ आ गया. दिसंबर 2024 पर आ गए हम. 7 नंबर में दिसंबर 2024 में पूछा गया, क्या पूछा गया? देखो, रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ. एथिक्स और लॉ को लेकर मैंने इस नोट्स बुक में, ये जो नोट्स बनाए हैं, इसमें टेबल बनाई हुई है. आप आराम से को अभी दिखाऊंगा आपको. एथिक्स और लॉ में समानताएं भी हैं, एथिक्स और लॉ में डिफरेंसेस भी हैं. Ethics and law both talk about right and wrong. Ethics and law both talk about good and bad. Ethics and law both give us directions for human behavior. Both tell us what should be done, what not should be done. क्या करें क्या ना करें, इसका रास्ता, रोड मैप कौन दिखाता है? दोनों. But there are multiple differences. The ethics changes from person to person, situation to situation. But law does not change from person to person, situation to situation. Law remains common for all. Ethics gets changed very easily. Situation बदलती है, ethics get changed. But law does not change in situations. Law can guide you with the fear of punishment. लॉ आपको पनिशमेंट के डर से जीना सिखाता है. ये करो, ये मत करो, नहीं तो सजा हो जाएगी. एथिक्स गाइड्स यू विद द कॉन्शियसनेस. एथिक्स आपको पनिशमेंट का डर नहीं देता. एथिक्स आपको अंतरात्मा की आवाज सुनवाता है और आपको कहता है कि आप सही चलें. There are situations where law cannot work. ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां कानून काम नहीं कर पाता. एक आदमी के सिर पर खून सवार हो, कुछ नहीं कर सकता वो.
लॉ उसे क्या रोकेगा? हत्या करने वाला कहता है अरे मुझे फांसी चढ़ा दोगे ना, इसे मार कर मरूंगा मैं, लेकिन आपकी तलवार रुक सकती है अगर आपके अंदर का एथिक्स उस समय जाग जाए तो। सो एथिक्स एंड लॉ हैव वेरियस सिमिलैरिटीज एंड वेरियस डिफरेंसेस, सो यू कैन राइट सम डिफरेंसेस सम सिमिलैरिटीज। अब जैसे यहां तो पैराग्राफ दिख रहा है, ये इंस्टीट्यूट का आंसर मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया है। ऊपर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो मैंने टेबुलर प्रेजेंटेशन में नोट्स बनाकर आपको दिए, मैं अभी दिखाऊंगा। तो दिसंबर 2024 में एक क्वेश्चन तो हो गया लॉ और एथिक का रिलेशनशिप। ये देखिए दोस्तों, वाओ, दिसंबर 2024 में 7 नंबर में रिपीट हो गया क्वेश्चन। वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। एथिक्स के काइंड फिर से आ गए। काइंड ऑफ बिजनेस एथिक्स एक बार फिर हमारे सामने आ गया। बताओ कितने थे? कौन बताएगा बालकों? बिजनेस एथिक्स के काइंड कितने थे? जल्दी बताओ। 7। और टाइप कितने थे? 3। सो सर मान लो हम गलती से 8 लिखा है तो यही तो कलेश है, तुम लोग लिखाती हो, इतने कमाल बालक हो आप। बच्चे से एक से मैंने पूछा एक बार, मैंने कहा सारे काइंड लिख दिए? कहा सर वो लिख तो दिए लेकिन मैं तो 9 लिख दिए। मैं कहा भैया पता नहीं 9 कैसे लिख दिए तूने, होते 7 है, तूने 9 लिख दिया। अब जो याद आया मैं लिखता गया। अरे उन 2 के चक्कर में जो सही लिखा वो ना काट दे वो कॉपी चेक करने वाला। 7 पॉइंट है ना तो तुम 6 लिख दो, कोई बात नहीं है ना, 7 के 8 थोड़ी लिख दोगे तुम। तो देखो, पहला पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, रेस्पेक्ट, ट्रस्टवर्दीनेस, फेयरनेस, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात खत्म हो गई। बच्चे कहते हैं सर ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा पेपर में, तुम्हारे सामने रिपीट हो रहा है। तुमने जिंदगी में कठोरता अपना रखी है, तुमने कसम खा रखी है कि तुम अपने आप को कष्ट दोगे। तुम मुझे बताओ 14 नंबर का चैप्टर 1.5 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, और क्या सौदा चाहिए तुम्हें बढ़िया? जरा मुस्कुराएं, आप मेरे कमरे में हैं, ठीक है। चलिए, दिसंबर 24 हो गया दोस्तों। अब देखते हैं जून 2025 में 7 नंबर में क्या पूछा गया। अकॉर्डिंग टू द CFAI वेबसाइट, CFA इंस्टीट्यूट होता है जो CFA कराता है, explain the code of ethics which must be adhered by the members of CFA institute। अरे जैसे आपका CMA है ना, वैसे ही एक बढ़िया सा कोर्स होता है CFA। किसी जमाने में मेरा ख्वाब था, खैर हुआ नहीं। तो CFA इंस्टीट्यूट की तरफ से एक कोड ऑफ एथिक्स बनाकर दिया गया है। जितने भी बच्चे CFA क्लियर करेंगे, CFA इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप लेंगे, जब वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनको कुछ कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना होगा। वो कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। 7 नंबर में हमें पढ़ना है कोड ऑफ एथिक्स। पहला, एक्ट विद इंटेग्रिटी, कॉम्पिटेंस, डिलीजेंस, रेस्पेक्ट, एथिकल मैनर। जब भी आप अपना रोजाना का बिजनेस करें, आप क्लाइंट के लिए काम करें, चाहे एम्प्लॉयर के लिए काम करें, एम्प्लॉइज के साथ काम करें, कॉलीग्स के साथ काम करें, जब भी आप अपना प्रोफेशन में काम करें तो इंटेग्रिटी के साथ करिए, कॉम्पिटेंस के साथ करिए, डिलीजेंस के साथ करिए, रिस्पेक्ट के साथ करिए, एथिकल मैनर में करिए। दूसरा, प्लेस द इंटेग्रिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन अबव देयर ओन। ये तो नेचुरल बात है। जब भी आप अपना कोई भी काम करें तो हमेशा अपने प्रोफेशन को आगे रखें और पर्सनल इंटरेस्ट को कम। अगर आप अपने प्रोफेशन को आगे रखेंगे तो आप वैसे भी आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। तीसरा है यूज रीजनेबल केयर। यूज रीजनेबल केयर एंड एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट। ये कुछ वैसा ही है जैसा आपने CMA इंस्टीट्यूट के लिए भी पढ़ा होगा। कॉस्ट अकाउंटेंट से भी ये उम्मीद करी जाती है कि जब भी आप काम करें पूरे ध्यान से करें, इंडिपेंडेंट जजमेंट रखें, किसी के दबाव में आकर कोई काम ना करें। प्रैक्टिस एंड एनकरेज अदर्स टू प्रैक्टिस प्रोफेशनली एंड एथिकली। खुद भी करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें कि प्रोफेशनल बिहेवियर अपनाएं, एथिकल बिहेवियर अपनाएं।
पांचवा, प्रमोट द इंटेग्रिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्योंकि सीएफए इसका काम रहता है, फाइनेंशियल मार्केट में सीएफए काम करते हैं, तो वो हमेशा ग्लोबल कैपिटल मार्केट की वायबिलिटी का प्रयास करें, कैपिटल मार्केट में कोई हलचल ना आए, वो कोशिश करें हमेशा कि कैपिटल मार्केट में पैसा लगाना फीजिबल रहे और बेनिफिशियल रहे। मेंटेन एंड इंप्रूव देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, लगातार अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ाते रहें, हमेशा अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें, हमेशा अपने प्रोफेशन में जो कॉम्पिटेंस की जरूरत है, जो योग्यता की जरूरत है, उसे इंप्रूव करते रहें। अब ये 7 नंबर में पूछे गए 6 पॉइंट है। अब तुम क्या सोचकर जाती हो, पता नहीं कौन समझा देता है, तुम लोग समझ भी जाती हो। देखो बेटा 7 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 7 लाइनें तो लिख कर आनी है। अरे पता नहीं कहां से लिखा होगा यार 7 लाइनें, जब है ही उसमें 6 लाइनें तो बेटा 7 कैसे लिख दोगे आप, मेरे को ये समझ नहीं आता। देख लिया, बहरहाल सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा पूछी गई चीज 7 नंबर में आपके सामने है। बल्ले बल्ले। जून 2025 में 7 नंबर में फिर कुछ पूछा गया। डिस्कस 4 एट्रीब्यूट्स कॉमनली यूज्ड इन डिफाइनिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। अरे भाई वाह, बल्ले बल्ले। बताओ बेटा वो 4 कौन से थे? सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, और आखिरी क्या था वो, शायद रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 4 एट्रीब्यूट्स अभी तो आपने पढ़े थे कुछ समय पहले। और इंपॉर्टेंस, एक बालक क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीएफए। अच्छा ये वाला पैराग्राफ, ये तो बस इसमें लिखा है कि जो सीएफए इंस्टीट्यूट है उसने अपने मेंबर्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाया, और यहां लिखा है कि सब कंपनियां कोड ऑफ एथिक्स बनाती हैं। हर कंपनी, हर इंडस्ट्री का अपना कोड ऑफ एथिक्स होता है जो वो डे टू डे ऑपरेशंस में फॉलो करती हैं। तो उसी प्रकार सीएफए इंस्टीट्यूट ने भी अपना कोड ऑफ एथिक्स बनाया, जो कि ये रहा, बस ऐसे। चलो, तो जून 25 में 7 मार्क्स में इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई, और ये हम पहले से जानते हैं। चलिए, तो देखिए जून 2025 में 14 नंबर हो गया। एक तो सीएफए के इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स है, और एक 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ ईआई है, ईक्यू। अरे भाई वाह, हम पहुंच चुके हैं दिसंबर 2025 पर, और आइए देखते हैं कि दिसंबर 2025 में एग्जामिनर ने क्या पूछा और उसका क्या उत्तर रहा होगा। व्हाट आर जनरल बिजनेस एथिक्स? जनरल बिजनेस एथिक्स करके एक हेडिंग है इंस्टीट्यूट की किताब में, तो उन्होंने पूछ लिया कि जनरल बिजनेस एथिक्स क्या होता है। दूसरा, डिस्कस वेरियस अनएथिकल प्रैक्टिसेस, कुछ उदाहरण दो कि कौन कौन सी बेईमान चीजें करी जाती हैं कंपनियों के द्वारा। कितना बढ़िया प्रश्न है, सोचो। एक तो वो पूछ रहा है जनरल बिजनेस एथिक्स। जनरल बिजनेस एथिक्स मतलब ये रहा, देखो, एथिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ethics of sales and marketing, ethics of production, ethics of intellectual property, और various unethical practices ये रही। करप्शन हम करते हैं, लालच होता है हमें टर्नओवर का, प्रॉफिट का, किसी पर्टिकुलर ग्रुप या एम्प्लॉय को अकोमोडेट कर देते हैं, किसी तरह उसको काम दिलवा देते हैं। लीक ऑफ नॉलेज, लीक ऑफ नॉलेज, ये लैक ऑफ नॉलेज होनी चाहिए भाई, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, एक्सटर्नल प्रेशर, भाई कहीं से हमने रिश्वत ले रखी है तो उसका तो प्रेशर रहेगा ही हमारे ऊपर। ईगो, डोमिनेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इग्नोरिंग राइट थिंग्स। अब आप जरा लंबाई नापना, ये जो मैं आंसर लेकर आया हूं, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जो सजेस्टेड आंसर दिए हुए हैं दिसंबर 25 तक, हर अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर वहां गिवन है। तो दिसंबर 25 तक के सारे सजेस्टेड आंसर वहां गिवन है। प्लीज मेरी बात मानिए, आप चाहें तो वहां सबूत लेकर जाकर देख लीजिए। आप इंस्टीट्यूट के आंसर की लंबाई नापिए पहले, देखिए ये 7 नंबर का आंसर है। अब इसे आप घर पर नोट करके देखिएगा। सर 3 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको नोट करने में। जनरल बिजनेस एथिक्स में 4 पॉइंटर्स हैं, 2 लाइनें ये फालतू की हैं, लिखो मत लिखो। फिर ये ABC और 4, 7 पॉइंट ये हैं, बस पूरा क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 नंबर में।
एक अंतिम प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 25 में एक और सवाल पेपर में पूछा गया है। क्या है? एक्सप्लेन द एथिक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर एंड इट्स रेलेवेंस टू बिजनेस। सर, इसी नाम से हेडिंग है इंस्टीट्यूट की किताब में। हमने तो पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं, पता है आपको, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, राइट? तो मैं इसलिए इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा कि ये जो फिलॉसफी वाली बातें हैं उसमें क्या डिस्कस करूं। नेचर और रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस ये सब वैसे पॉइंट है, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा आसानी से। चलो भाई, तो हमने देख लिया कि एग्जाम में अभी तक क्या आया। अब मैं आपको दिखाता हूं मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो सब लोग बच्चे जो सीधा प्रसारण इस वक्त देख रहे हैं वो टाइप करें PYP डन, PYP डन, PYP डन। आपने देख लिया कि कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी गई, कोई विशेष और कोई अजीब चीज नहीं पूछी गई, सब सिंपल चीजें एग्जामिनर ने पूछी। बस ये है कि आप कितना तैयार होकर जाते हैं पेपर में कि आप बिना समय वेस्ट करे लिख पाए, ये मैटर करता है। क्लियर दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर। मॉडल क्वेश्चन पेपर के मैंने आंसर लिखे नहीं है इस PDF के अंदर, क्योंकि वो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है। एक बालक कह रहा है ज्योति, दिसंबर 25 का पहला क्वेश्चन थोड़ा अलग था। नहीं, वो अलग कहां था, हम पढ़ के नहीं गए हो, वो हो सकता है। इंस्टीट्यूट की किताब में अगर आप पन्ने पलटेंगे तो प्रॉपर हेडिंग है, कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, चलो। जून 2023 में सेट नंबर 1 कहता है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन, एनालाइज द स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट फॉर अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फिक्स्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सोचो ये क्वेश्चन कितना मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, और बदमाशों ने आज तक पूछा नहीं। जून 23 से बेटा दिसंबर 25 तक के सारे पेपर मैंने आपको अभी दिखाए ना, सारे क्वेश्चन आपने अभी मेरे सामने डिस्कस करे। ये वाला क्वेश्चन मुझे तो लगता है बस अब आ गया अगले अटेम्प्ट में, और हर बार ये कलकत्ता वाले मेरा दिल तोड़ देते हैं। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये दोनों। देखो, जून 2023 के सेट 1 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? एनालाइज द स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट फॉर अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जो CMAs हैं उनके लिए क्या स्टैंडर्ड्स बताए हैं CMA इंस्टीट्यूट ने। चलो मैं पढ़ाता हूं, इसका आंसर मेरे नोट्स में है, मैं आपको दिखाता हूं। CMA इंस्टीट्यूट ने CMAs के लिए जो स्टैंडर्ड्स बताए हैं वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, लेट मी शो यू। ये देखिए, मॉड्यूल नंबर 13.5 में दिया हुआ है, मॉड्यूल नंबर 13.5 में दिया हुआ है दोस्तों, ये रहा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड्स। पहला है कि आप इंडिपेंडेंस रखें। इंडिपेंडेंस मतलब कोई भी विचार, कोई भी एक्शन अपने बलबूते पे लें, किसी के दबाव में या किसी के प्रभाव में जीवन का कोई फैसला कभी नहीं करना है। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी इन ओपिनियन। हमेशा जब भी आप ओपिनियन दें वो अनबायस्ड होनी चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। whenever you write a report, whenever you give a certificate, whenever you write something, you disclose whatever required. Professional due care means in your daily routine, whatever you do as a cost accountant, you must show proper care. Without checking, you should not write report.
कॉन्फिडेंशियलिटी ओब्लिगेशन, क्लाइंट का डेटा आपके हाथों में होता है तो आपको संभाल कर ही रखना होगा. हाउ कैन यू लीक दैट इंफॉर्मेशन? यदि आपके कोई पर्सनल इंटरेस्ट में और आपके क्लाइंट के इंटरेस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो तुरंत आप उसे बताएं. रेम्यूनरेशन एथिक्स, कोई भी पैसा बिना क्लाइंट की नॉलेज के रिसीव नहीं करना, यानी चोरी छिपे कोई रेम्यूनरेशन रिसीव नहीं करना. कंसल्टेंसी एंगेजमेंट एथिक्स, जब भी क्लाइंट आपको हायर करे शुरू में ही एक तो फीस डिस्कस कर लें, स्कोप डिस्कस कर लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस कर लें ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो. प्रोफेशनल कंडक्ट विद मेंबर्स, जो अन्य कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं उनके साथ पोलाइट बिहेवियर रखें, कर्टसी के साथ काम करें. रिव्यू ऑफ अनदर मेंबर्स वर्क, अगर आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और दूसरे कॉस्ट अकाउंटेंट का किया हुआ काम आपके पास आता है चेक होने के लिए, तो पिछले कॉस्ट अकाउंटेंट ने जो काम चेक किया है, काम किया है, उससे पहले कम्युनिकेट करें कि भाई आपकी फाइल मेरे पास आई है, देखने देख लो. अनफेयर कंपटीशन, कोई भी किसी प्रकार का अनफेयर एडवांटेज कमीशन बेसिस पर नहीं मिलना चाहिए. प्रोफेशनल रेपुटेशन, कॉस्ट अकाउंटेंट को कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे. कॉम्पिटेंस मेंटेनेंस, हमेशा अपनी योग्यता बनाए रखें और उसे लगातार डेवलप करें. वही काम लें जो आप जिसमें कॉम्पिटेंट हैं, जो आपको आता है. अब ये सारे पॉइंट दोस्तों जब मेन बैच होता है हमने हाथ से लिखे हैं. बच्चे यहां गवाही दें जो जिन्होंने बैचेस अटेंड करे हैं. तो हाथ से लिखे हुए नोट्स पढ़ लो, चाहे ये पॉइंटर्स पढ़ लो, एक ही बात है. बस ये है कि हाथ से लिखे हुए एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर पक्का हो जाता है. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात. अब सोचो ये क्वेश्चन जून 2023 के मॉडल क्वेश्चन पेपर में सेट 1 में 10 नंबर का दिया हुआ है. तो अगर एग्जाम में आ गया तो क्या बुरा है, 14 पॉइंट है. एक बालक पूछ रहा है सीएफए वाले क्वेश्चन में सीए या सीएमए वाला ये आंसर नहीं हो सकता. अरे करने की क्या जरूरत है यार, जब तुम्हें पता है सीएफए वाला टॉपिक अलग है तो उसमें वो लिख के आओ, इसमें ये लिख के आओ. ठीक है. अरे कंफ्यूजन में बच्चा गलत लिखा है बात अलग है. तुम पता है तुम क्या सोच रहे हो कि 2 चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी और उसमें टाइम खराब होगा. तुम 2 चीजें 6 बार लिख लो, 6 महीना तो खराब नहीं होगा. तुम कई बार एक चीज लिख लो दोस्त, बहुत अच्छा लगेगा तुमको. चलो मॉडल क्वेश्चन पेपर का अगला सवाल देखते हैं. जून 2023 में सेट 2 में पूछा गया एनालाइज 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ. अच्छा याद रखना 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ में पब्लिक लाइफ कीवर्ड है और इंस्टीट्यूट की किताब में एक और टॉपिक भी है प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स करके. एक इंस्टीट्यूट की किताब में टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, वो अलग टॉपिक है और ये अलग टॉपिक है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ इन कंटेम्पररी बिजनेस वर्ल्ड विद एग्जांपल्स. तो 10 नंबर में दोस्तों 7 प्रिंसिपल पूछे गए हैं. पब्लिक जीवन मतलब वो लोग जो जनरल पब्लिक सर्विस में रहते हैं, जो पब्लिक सर्विस का काम करते हैं, सिविल सर्विस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, पुलिस है, आईएएस पीसीएस हैं. ये सब लोग जो जनसेवा में लगे हुए हैं, जनता की सेवा में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अपने जिंदगी में 7 सुनहरे नियम फॉलो करने पड़ते हैं. दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आज तक पेपर में पूछे नहीं गए. तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं. जो कभी नहीं पूछा गया वो तो ज्यादा कीमती हो जाता है पेपर के लिए. हो सकता है 2026 में यही आ जाए. चलिए खैर, अब मैं आपको पढ़ाता हूं वो 7 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं. एक तो आप ये याद रखें कि लंदन में मतलब इंग्लैंड में प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए कमेटी बनाई गई थी. उस कमेटी में लॉर्ड नोलन नाम का व्यक्ति था, LORD, लॉर्ड नोलन, जिन्होंने ये 7 प्रिंसिपल्स बताए. लॉर्ड नोलन नाम के व्यक्ति ने ये 7 प्रिंसिपल्स बताए. वो कभी MCQ में पूछ लेना इसलिए बता रहा हूं. पहला प्रिंसिपल क्या है? सेल्फलेसनेस.
ठीक है, जो भी काम करें जनहित में करें, पब्लिक इंटरेस्ट में करें। तुम जनता का ख्याल रखो, तुम्हारा ख्याल कुदरत रखेगी दोस्तों। दूसरा, इंटेग्रिटी, there should be no compromise, right, with standards. Objectivity, merit based decision. Accountability, take responsibility for wrong actions. So what, गलती हो गई, आप क्या करें, तो क्षमा। ओपननेस मतलब ट्रांसपेरेंसी इन एक्शंस। ऑनेस्टी मतलब ट्रूथफुलनेस इन योर ऑपरेशंस। ऑनेस्टी का मतलब है आप सत्य फॉलो करें। लीडरशिप इज you must demonstrate yourself what is to be practiced by people. आप लीडर बनिए, आप वो फॉलो करिए जो आप सामान्य जनता से करवाना चाहते हैं। आप फॉलो करेंगे तो आपको देखकर जनता भी फॉलो करेगी। अगर आप खुद बेईमान होंगे तो फिर जनता क्या फॉलो करेगी? आपको रोल मॉडल मानकर लोग फॉलो करेंगे। ये 7 नियम दोबारा रिवाइज करो। पहला, सेल्फलेसनेस। दूसरा, इंटेग्रिटी। तीसरा, ऑब्जेक्टिविटी। चौथा, अकाउंटेबिलिटी। पांचवा, ओपननेस। छठा, ऑनेस्टी। और सातवां, लीडरशिप। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए वापस चलते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो जून 2023 के दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं दिसंबर 2023 सेट 1 में क्या पूछा गया। सबसे पहला, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। बल्ले बल्ले, ये तो हमको आते हैं, अभी तो करे। अरे सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी, और क्या रह गया? जो भी रह गया 7 करे ना अभी। अब जरा देखना, यही 10 नंबर में पूछा गया है, यही 7 नंबर में पूछा गया है। अब आप कहोगे ऊपर एग्जाम्पल के साथ पूछा गया है। अरे यार, एग्जाम्पल तो मैं वैसे भी आपसे कहता हूं हमेशा याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो कर रखा है तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इंटरप्रेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट फॉर प्रैक्टिशनर फिक्स्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, याद आया? ये हम कर चुके हैं, ऑलरेडी डन। 7 नंबर आ गए। दिसंबर 2023 में सेट 2 में क्या क्वेश्चन पूछा गया? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एथिक्स एंड इंपॉर्टेंस। मेरा मन नहीं है सर इस प्रश्न के उत्तर को डिस्कस करने का, वो प्रवचन जैसा लगने लगता है। आप इसको पढ़िएगा, इसके अंदर इंपॉर्टेंस की बातें हैं कि भाई एथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डेली लाइफ। विदाउट एथिक्स आवर एक्शंस आर एमलेस। विदाउट एथिक्स वी आर विदाउट डायरेक्शंस। वी विल नॉट नो वेयर टू गो। We will be doing whatever to achieve profit. We cannot be able to find out what is right, what is wrong. ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखनी है इंपॉर्टेंस में। ऊपर प्रॉपर नोट्स है, अभी मैं दिखाऊंगा। वाह भाई वाह वाह। दिसंबर 23 के दूसरे सेट में दूसरा क्वेश्चन है, समराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। 7 नंबर में क्या लिखना है? अरे सब लिख देना ना। एक लाइन में लिखना मीनिंग, 4 लाइन में लिखना 4 एट्रीब्यूट्स, और 4 लाइन में लिखना वो 4 इंपैक्ट। बताओ फटाफट, 4 एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? 4 एट्रीब्यूट्स क्या थे? सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और वो जो इंपैक्ट था वो क्या था? 4 इंपैक्ट थे। पहला था परफॉर्मेंस, दूसरा फिजिकल हेल्थ, तीसरा मेंटल हेल्थ, चौथा रिलेशनशिप बिल्डिंग। खत्म, सिंपल। चलो जी, अब जून 2024 में एक ही सेट आया था बस, ये अच्छी बात है। जून 2024 में एक ही सेट आया था, 1 और 2 नहीं था। क्या क्वेश्चन पूछा गया? डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। वाओ, याद है इसमें क्या लिखना है? अरे इसमें वही लिखना है जो ऊपर अभी पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एक लाइन में मीनिंग, एक लाइन में इंपॉर्टेंस लिख देना। चलो 4 लाइनों में एट्रीब्यूट्स और 4 लाइनों में वो क्या था? वो इंपैक्ट।
एक्सप्लेन व्हाट एन इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स एंड इट्स रेलेवेंस। जानते हैं आप ये क्या है इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स? दोस्तों, इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स वो जो सीएफए वाला टॉपिक था ना, वो है। सीएफए वाले जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो इंस्टीट्यूट की किताब में चाहे तो वहां चेक कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको दिखाई रहा हूं। आप तो भरोसा करते हैं, मुझे पता है। आप ये देखो, ये वाला कंसेप्ट है इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स। और इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स में ये तो मीनिंग लिखा है, ये रहा देखो, प्रोफेशनल कोड ऑफ सीएफए इंस्टीट्यूट, ये लिखना है इस टॉपिक में। असल में इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स का शब्द क्यों यूज हुआ? हर ऑर्गेनाइजेशन अपने सदस्यों के लिए एथिकल कोड तैयार करती है, तो सीएफए इंस्टीट्यूट ने भी अपने मेंबर्स के लिए एथिकल कोड तैयार किया इंटरनली। चलिए, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 सेट 1। मैं समझा नहीं, केशव क्या पूछ रहे हैं? फ्रॉम वेयर कैन आई गेट इट, मतलब पीडीएफ तो पहुंच गया होगा आप तक। हाँ हाँ, वही जिस ग्रुप में आपका ये लिंक भेजा गया, उसी ग्रुप में आपका ये होगा। ठीक है, अच्छा, ओके। समराइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। समराइज द डिफरेंट टाइप्स। याद है 3 टाइप होते हैं, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स। तीनों को लेकर एक एक लाइन याद रखनी है, मैं अभी रिवीजन में करवाऊंगा। पहला प्लीज याद करें, पहला मेटा, दूसरा नॉर्मेटिव, तीसरा तीसरा अप्लाइड। पहला मेटा, दूसरा नॉर्मेटिव, तीसरा अप्लाइड। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंड इंपॉर्टेंस वो तो आप लिख ही लेंगे। ये क्या क्वेश्चन है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी नहीं आया पेपर में आज तक। 3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज तक नहीं पूछे गए, जो कभी भी आ सकते हैं, उन्हें याद रखें। पहला जो ऊपर आपने पढ़ा था 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ वाला क्वेश्चन। दूसरा वो स्टैंडर्ड्स ऑफ सीएमए इंस्टीट्यूट वाला क्वेश्चन। और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल। क्वेश्चन पढ़िए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन रिलेशन टू वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। असल में क्या है कि इंस्टीट्यूट की किताब में एक जगह हेडिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रोल को लेकर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैसे मदद करते हैं बिजनेस एथिक्स में, वो यहां पर हम आपको अभी दिखाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको अभी हाथों हाथ रिवाइज करते हैं। ये रहा, इन नोट्स में ना आपको बड़ी आसानी से सब कुछ दिख जाएगा। देखो ये लिखा, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा स्कोर कीपिंग, तीसरा अटेंशन डायरेक्टिंग। ठीक है, पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब हम जो भी क्या कहते हैं, कोई इशू है जिसको रिजॉल्व करना है, जिसके लिए डिसीजन लेना है, हम उसके लिए डेटा प्रोवाइड कराते हैं। स्कोर कीपिंग मतलब रिकॉर्ड्स रखते हैं। और अटेंशन डायरेक्टिंग मतलब एक रोड मैप तैयार करते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब सोचो कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल का टॉपिक, और वो 7 नंबर में पूछा गया है। तो पेपर में दोस्तों लंबाई चौड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप याद रखें प्लीज। चीज सही लिख कर आनी है, लंबी नहीं लिख कर आनी है। दिसंबर 2024 में दोस्तों, दिसंबर 2024 में दूसरा सेट देखते हैं, उसमें क्या पूछा गया। राइट,
Keshav and Prasanjit are asking about the recordings of the previous workshop. I'll guide you, right? और जो बच्चे recording देखेंगे जब जिन बच्चों तक पहुंचेगी तो उनको तो मिली गई होगी, है ना? चलिए, दिसंबर 2024 सेट 2, समराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये तो आप समझ गए, एक लाइन में मीनिंग, एक लाइन में इंपॉर्टेंस, 4 लाइन में एट्रीब्यूट और 4 लाइन में क्या था, इम्पैक्ट। इंटरप्रेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट फॉर प्रैक्टिशनर्स फिक्स्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यस, ये भी हम कर चुके, बल्ले बल्ले। जून 2025 तक आ चुके हैं हम, दिसंबर 25 आने वाला है, मतलब यहां जिंदगी में तो 26 आ लिया। इंटरप्रेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट फॉर प्रैक्टिशनर फिक्स्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। डन 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 डन। आइडेंटिफाई द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। आई टोल्ड यू, यू डू इट योरसेल्फ। जून 2025 का सेट 2 आ गया, वाह। एक्सप्लेन what an internal code of ethics and its relevance in business. Internal code of ethics वही CFA इंस्टीट्यूट वाला। Interpret the role of management accounting in relation to, बताओ, अभी तो करा, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्कोर कीपिंग, अटेंशन डायरेक्टिंग। हाँ, अब आया दिसंबर 2025 में कुछ नया सवाल। अरे कोई नया सवाल नहीं, सिंपल सी चीज है। एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट सपोर्ट्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो थोड़ा सा वैल्यू चेन का मतलब बताना है और उसका इंपॉर्टेंस बताना है। अभी मैं आपको आंसर दिखाता हूं। वैल्यू चेन का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने एक्टिविटीज करते हैं, सीक्वेंस में अगर उसे सजा दें तो उसे वैल्यू चेन कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय माइकल पोर्टर। दिस कॉन्सेप्ट सेज analyze कौन सी activity is not adding any value to you. If an activity is not adding any value to you, forget about it, right? The cost accountants can do this. Or, and what considerations management accountant must keep in mind, कौन सी चीजें माइंड में रखनी चाहिए, मैं आपको दिखाता हूं। कस्टमर फोकस, इनोवेशन, काइजन, ऐसे करके कुछ 4 आइटम्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। लेट मी शो यू। देखो, पहले तो आप ये देखो, वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन एनालिसिस, माइकल पोर्टर। और ये रहा वो पॉइंट। हाँ, वैल्यू चेन यहां से शुरू हुआ, तो ये थोड़ा बता देना आप। और उसके अंदर क्या क्या होता है जो मैंने अभी बताया था आपको। ये कस्टमर फोकस, की सक्सेस फैक्टर्स, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है, और हाँ यही होगा, राइट। वैल्यू चेन यहां से आप शुरू करना क्वेश्चन को और यहां तक ले जाना। ये जो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काइजन। काइजन इज अ जापानीज वर्ड, और उस जापानीज वर्ड का मतलब है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, स्लो इंप्रूवमेंट। एवरी डे वी डू समथिंग ग्रेट, एवरी डे इंप्रूवमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एमक्यूपी में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 सेट 1 का अगला प्रश्न। Explain the 4 key attributes of emotional intelligence and why emotional intelligence is important। ठीक है, राइट। 4 एट्रीब्यूट आपको पता है ना, याद कर लिया आपने। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लिस्ट दिसंबर 2025 सेट 2 पर आ चुके हैं हम। मैं जिस दिन ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, आज तक जो भी एमक्यूपी और पीवाईपी आ चुके हैं मैंने सब कवर कर लिए हैं। जून 26 की एमक्यूपी जैसे ही आएगी मैं वो वीडियो बनाकर यहां पर ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों,
पक्का क्लियर? दिसंबर 2025 सेट 2 पर आइए. List and briefly describe each of the 7 principles of public life: selflessness, integrity, objectivity, balle balle. Identify the key reasons highlighting the importance of business ethics. So need, relevance and importance are easy things that you can study. All right दोस्तों, अब मैं आपको एक बार स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस दिखाता हूं जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं. इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर्स मैंने यहां रख दिए हैं. मैं एक बार आपको दिखा देता हूं. यू विल लव इट, राइट? देखिए, अब हम करने जा रहे हैं स्टडी मटेरियल क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. ओम कह रहे हैं वी कैन रिमेंबर माय निमोनिक्स होले से हो. फिर वो मेरे को तो मतलब आई एम नॉट अ फर्म बिलीवर ऑफ निमोनिक्स. आप लोग को मन करे तो कर लो. लेट्स सी द स्टडी मटेरियल क्वेश्चन आंसर्स. मल्टीपल चॉइस में पहला सवाल. Relationship between law and ethics is a complex relationship. Many laws are dash to the ethics of time, representative to ethics of time. Law gives us a certain right because all humans are born equal. सभी लोग equal पैदा हुए. The role of accounting in problem solving is to provide information useful in evaluating alternatives. Ethics are the set of moral principles that guide a person's behavior. If you read my notes, तो ये fill in the blank का logic नहीं ढूंढना पड़ेगा आपको. The following is the disadvantage of business ethics. What is the बुराई of business ethics? Diversity in achievements is a बुराई of business ethics, but I don't agree. Diversity in achievements means people would treat achievements differently. Suppose an organization is earning 5 rupees per unit as a profit. Another organization is earning 10 rupees per unit as a profit. So organization earning 10 rupees per unit profit would see that I am achieving great. जो 5 रुपए per unit profit कमा रहा है उसको लगेगा I am achieving great because I am having customer patronage, number of orders मेरे ज्यादा हैं. जो ethics follow करेगा उसको लगेगा कि मेरे को तो loyalty मिल गई, बढ़िया है. दूसरा बोलेगा loyalty से बिल थोड़ी पे होता है भाई. तो there's a difference. The term ethics is derived from Latin word ethos. True. Ethos means character. Ethics is a requirement for human life. बताओ, इसको false लिखा हुआ है. अभी मैं आपको लाइन दिखाता हूं. The businessmen who do not follow business ethics will have short-term success. Correct. जो बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं करते उनके लिए शॉर्ट टर्म सक्सेस ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में वो फेल हो जाएंगे. एथिक्स इन द प्रैक्टिकल सेंस इज आल्सो नोन एज मोरल एक्शन, राइट? मेटा एथिक्स डील विद द नेचर ऑफ मोरल जजमेंट. अब मैं आपको उस वाले पॉइंट पे लेके जाता हूं जहां पर वो फॉल्स वाली लाइन लिखी हुई है. ये देखो, एथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. ये तो ट्रू होना चाहिए. दोबारा से ट्रू फॉल्स पढ़ लेते हैं. एथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. ये लाइन इंस्टीट्यूट की किताब में लिखी हुई है पहले से दोस्तों. वो हमने तो आंसर जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा होगा ना, वो एज इट इज उठा लिया होगा. इतना सा फर्क हो सकता है कि यहां पर लिखा है एथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ और वहां लिखा है एथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ. बट मेरे हिसाब से फॉल्स नहीं होना चाहिए. ठीक है ना? चलो, फिल इन द ब्लैंक. Selflessness means that the holders of public office should act solely in terms of public interest. अभी पढ़ा ना आपने. Selflessness मतलब कि हमें public interest में काम करना है. Integrity means that holders of dash must avoid placing themselves under any obligation. Public office वाले जो लोग हैं.
अकाउंटेबिलिटी, पता है सारे प्रिंसिपल वो 7 प्रिंसिपल से उठा के यहां रख दिया है। पूरा फिल इन द ब्लैंक का जो क्वेश्चन है वो एज इट इज 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ से उठा के यहां रख दिया गया है। अकाउंटेबिलिटी मींस that the holders of public office are accountable to the public for their decisions and actions and must submit themselves to the public scrutiny. ओपननेस का मतलब होता है कि पब्लिक ऑफिस में काम करने वाले लोग शुड टेक डिसीजन इन एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो पब्लिक ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, सरकारी लोग जो हैं, वो इम्पार्शियल, फेयर, मेरिट बेस्ड डिसीजन लें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बायस। अब देखिए, कुछ शॉर्ट एसे टाइप क्वेश्चन है स्टडी मैट में और कुछ लॉन्ग एसे टाइप है। सर विशेष रूप से आपको बताऊं, थ्योरी में जब आप क्वेश्चन आंसर करने आते हैं तो एक्चुअली आप क्वेश्चन आंसर नहीं करने आते, आप लिखकर रिवाइज करने आते हैं। जब ये क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे, सोचो घर पर आपको लिखना है ये सब कुछ, तो आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो बाई चांस, बाई एवरी रिपीटेशन टॉपिक रिवाइज ही तो होगा। अब आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल नीचे भी देखा था एमक्यूपी में, मॉडल क्वेश्चन पेपर में, स्टडी मैट में भी है, तो 2 जगह है तो 2 बार लिखकर देखिए उसको, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, हाँ जी। व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्कोर कीपिंग, अटेंशन डायरेक्टिंग। व्हाट आर द नीड फॉर बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स क्यों जरूरी है? ये देखो, बिजनेस मैल प्रैक्टिस रोकने के लिए, ग्राहक के मन में हमारे प्रति कॉन्फिडेंस ऐड करने के लिए, हमारा बिजनेस सरवाइव रहे, हम कंज्यूमर के राइट्स का सेफगार्डिंग कर सकें, हमारे एम्प्लॉयज और हमारे शेयर होल्डर्स, मैंने कहा था कि उनका ख्याल रखना है, गुड रिलेशनशिप बिल्डिंग विद एवरी स्टेक होल्डर, गुड इमेज क्रिएट करना, स्मूथ फंक्शंस हम कर सकें, कंज्यूमर मूवमेंट से हम फाइट कर सकें, ग्राहक हमारे खिलाफ आंदोलन ना करे, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, हम लेबर की इंपॉर्टेंस समझें, इंसान को इंसान समझकर काम करवाएं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर ना करें, एंड हेल्दी कंपटीशन। बच्चे का क्वेश्चन है, आई नीड सम टू राइट इन सब पॉइंट्स। अच्छा, इसके अंदर क्या लिखना है वो तो ऊपर नोट्स है, वहां से देख लेना। डिफाइन बिजनेस एथिक्स, उसकी डेफिनेशन यहां लिखी है। व्हाट आर द एरियाज इन बिजनेस एथिक्स एंड राइट नोट ऑफ द सेम। ये भी एग्जाम में देखो आज तक आया नहीं है। एग्जाम में काइंड तुम समझ चुके, टाइप्स तुम समझ चुके, एरियाज करके अगर पूछे तो ये लिखना है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडस्ट्रियल एस्पिनेज और उसके एग्जाम्पल्स। ऐसे टाइप क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तो आप जानते हैं। मीनिंग, 4 एट्रीब्यूट, 4 इंपैक्ट, 1 लाइन का इंपॉर्टेंस। डिस्कस द नेचर ऑफ एथिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। देखा आपने, ये जब पेपर में क्वेश्चन आया होगा तो पक्का बच्चे सोच रहे होंगे कि देखो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बना के दिया, जबकि स्टडी मैट के पीछे से उठाकर ही लिखा है। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि पेपर मैंने नहीं बनाना है सीएमए का, वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बनाना है। तो सीएमए इंस्टीट्यूट जब पेपर बनाता है तो अपनी किताब से क्यों नहीं बनाएगा भाई? हम उस किताब को इग्नोर करे बैठे हैं। आपने उस किताब को नहीं पढ़ना, हम पढ़ के ले आते हैं उसमें से सामान। बस मैं चाहता हूं कि उसके क्वेश्चन आंसर्स तो घर पर खुद करके देखें। अब इनके आंसर लिखे लिखाए मिल गए, इसका मतलब ये नहीं आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर देखने आपको। एक्सप्लेन व्हाट एन इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स, ये इंस्टीट्यूट की किताब का क्वेश्चन है। मैंने कहा ना आपको सीएफए वाला लिखना है, ये रहा सीएफए वाला आंसर। एक्सप्लेन द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, ये तो पता ही है आपको। सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी। हाउ शुड द वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स बी लाइक? What are the standards of ethical conduct for practitioner fixed by Institute of Cost Accountant? सब रिपीट चल रहा है, सब रिपीट। हाँ, ये देखें आप, इंस्टीट्यूट की किताब में 2 केस स्टडी दे रखी हैं अनसॉल्व्ड, उन्हें और मेरे साथ आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। एक्स ने जानबूझ के क्या किया कि कुछ अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन छिपा ली और ऑडिट रिपोर्ट मैनिपुलेट कर दी, तो ये तो गलत काम ही है। एक्स
एज अ डायरेक्टर एक्स हैज अ फिड्यूशरी ड्यूटी। फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट। भाई एक्स अगर कंपनी का डायरेक्टर है तो उसका ड्यूटी है कि वो पूरा काम भरोसे से करे। शेयर होल्डर्स ने उसे अपॉइंट कराए तो शेयर होल्डर के प्रति भरोसे से अपनी जिम्मेदारी निभाए। कंसीलिंग फैक्ट्स एंड शोइंग फॉल्स प्रॉफिट्स वायलेट्स इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी। इससे शेयर होल्डर्स को मिसलीड इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ये अनएथिकल है। एक्स जो है गलत काम कर रहा है। केस 2, जेड ने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को बेच दी। जेड कंपनी का वर्कर या कंपनी का डायरेक्टर है, उसने अपनी ही कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी ज्यादा कीमत पर, तो पर्सनल इंटरेस्ट कमाया ना, गलत बात। दिस इज अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। भाई आप क्योंकि कंपनी में डायरेक्टर हो, आप क्योंकि कंपनी में पावरफुल पोजीशन पर हो, आप क्योंकि कंपनी में आपकी चलती है, तो इसलिए कंपनी को एसेट चाहिए थी तो आपने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी अनाप शनाप दामों पे। गलत बात है ना। आप दुनिया में बेचते 100 की चीज 1 करोड़ में बेचो, आपकी मर्जी, लेकिन जिस कंपनी में आप हैं उसी का नुकसान करने पे लगे हुए हैं आप। कितनी गलत बात है। दैट इज नॉट एथिकली जस्टिफाइड। तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, सारी चीजें हो गई दोस्तों, और आपने नोटिस कर लिया कि आप कितना कुछ पढ़ चुके। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इन मेन नोट्स की तरफ। हां जी दोस्तों, एक बालक कह रहा है सीएफए वाला नहीं समझ रहा, आप आंसर लिख दीजिए। आंसर लिखा हुआ तो है, ये रहा सीएफए वाला आंसर, ये रहा। इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया आपको, देखो ये रहा। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, ये रहा। Explain what an internal code of ethics and its relevance in business according to CFA Institute, ये रहा। और नहीं तो अभी लेटेस्ट बैच मैंने फिनिश किया है, अभी मैंने लेटेस्ट बैच फिनिश किया, उसमें मैंने हाथ से नोट्स लिखवाए, वहां से लिख लेना आप, नहीं तो कोई बात नहीं। और नहीं तो ये मैंने पीडीएफ में लिख ही दिया है, देखो इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स। चलो खैर, मैं कह रहा था अब हमें क्या करना है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब आप कहीं पर बैठकर, जहां पर भी बैठकर ये क्लास देख रहे हैं, इसी समय या बाद में रिकॉर्डिंग जब भी आप देखेंगे, अब आप एक पन्ना खोलिए और पेन उठाइए। सब लोग आराम से एक गहरी सांस लें, एक घूंट पानी का पी लें, और फिर पेन पेपर खोलें। पता है हम क्या लिखने जा रहे हैं? अब हम लिखेंगे उन चीजों के नाम जो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में डिस्कस नहीं हुई। मैंने आपको क्या बताया? अब हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का। स्वागत आप सबका दोस्तों। अब मैं आपको लेकर चलूंगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, और मैंने शुरू में बताया कि इस चैप्टर को 10 हिस्सों में बांटा गया है। यह चैप्टर 10 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका क्या मतलब है? 13.1, 13.2। तुम देखना कि मेजॉरिटी टॉपिक्स तो हम क्वेश्चन आंसर के समय ही रिवीजन कर चुके हैं। यानी कोई बच्चा अगर क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर ले मेरे, तो उसका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अब हम चैप्टर के अंदर एंट्री करेंगे और पहचानेंगे कि क्या कोई ऐसा टॉपिक भी है जिस पर अभी तक कोई क्वेश्चन बना ही नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन या तो एमक्यूपी में होगा, या पीवाईपी में होगा, या स्टडी मैट में होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमने करा होगा, तो ठीक है। ऐसे टॉपिक की अब हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं जो किसी भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। चलिए, टॉपिक मतलब काम का टॉपिक, ऐसे फालतू की हर कोई भी हेडिंग नहीं।
मॉड्यूल नंबर 13.1 मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ एथिक्स। एथिक्स किसे कहते हैं? एथिक्स एक एसेंशियल स्किल है। एथिक्स क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, कुछ अनएथिकल करोगे पब्लिसिटी हो जाएगी, रेपुटेशन गिर जाएगी, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो तुम ऐसे एम्प्लॉइज को हायर करो जो ऑनेस्ट हो, इंटेग्रिटी वाले हो। अगर आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो एथिक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट एथिक्स किसे कहते हैं? कॉर्पोरेट एथिक्स का मतलब है when you follow ethical principles in your company, when you follow good things in your company, when you choose right over wrong, when you choose good over bad in the company, it is corporate ethics. मीनिंग और स्कोप ऑफ एथिक्स तो ठीक है, यूनिवर्सल वैल्यूज, मोरल प्रिंसिपल। हाँ, सोर्सेस ऑफ एथिकल मोरल अभी कुछ नहीं लिखना, ये तो एक एक लाइन के टॉपिक है। मैं आपको कुछ ऐसा लिखवाऊंगा जो आज तक किसी क्वेश्चन में पूछा ना गया और बड़ा टॉपिक हो। सोर्सेस ऑफ एथिकल मोरल्स, ये जो एथिक्स के अंदर प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये कहां से उठकर आते हैं? ये सोशल नॉर्म से, समाज में क्या एक्सेप्टेबल है, हमारा कल्चर कैसा है, हमारा रिलीजियन क्या कहता है हमसे, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि एथिक्स में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। प्रोफेशनल एथिक्स किसे कहते हैं? जब आप एथिकल प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में फॉलो करते हो, उसे बिजनेस एथिक्स कहते हैं। जब आप एथिकल प्रिंसिपल को अपने प्रोफेशन में फॉलो करते हैं, प्रोफेशन मतलब एन एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स, उनकी जिम्मेदारी है। क्लाइंट आपको अपना डेटा देते हैं तो आप लीक नहीं कर सकते, क्लाइंट आपको सेंसिटिव बातें बताते हैं तो आप पब्लिसिटी नहीं कर सकते उसकी। प्रोफेशनल एथिक्स, ये देखो दोस्तों, 3 टाइप हमारे सामने आए, अभी कुछ नहीं लिखना। मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स के ऊपर एक एक लाइन याद कर लो, ये जरूरी है। मेटा एथिक्स में तुम लोग याद करो नेचर ऑफ मोरल जजमेंट, ये तुम्हारे एमसीक्यू में भी काम आएगी। सर इसका क्या मतलब है? तुम्हें क्या करना, अगर पेपर में टाइप पूछे गए तो तुम्हें हेडिंग डालनी है मेटा एथिक्स और उसके आगे लिखना है इट डील्स विद नेचर ऑफ मोरल जजमेंट, इट डील्स विद नेचर ऑफ मोरल जजमेंट, बात खत्म। अगर नॉर्मेटिव एथिक्स तुम्हें लिखना है तो क्या लिखोगे? इट इज कंसर्न्ड विद कंटेंट फॉर मोरल जजमेंट, इट डील्स विद कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट, इट डील्स विद कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट, इट डील्स विद कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट। और अप्लाइड एथिक्स कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। ये मैं कीवर्ड पता है क्या लिखवा रहा हूं, जिसको लिखने से तुम्हारे नंबर कट नहीं सकते। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिवली आ जाए तब भी और एमसीक्यू में आ जाए तब भी, ये कीवर्ड है जो तुम्हारे आंसर को सही करवाएंगे। मेटा एथिक्स बताइए क्या है दोस्तों? नेचर ऑफ मोरल जजमेंट, कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। 3 प्रकार के टाइप हो गए। बताओ टाइप कितने होते हैं? 3। टाइप कितने होते हैं? 3। बोलो 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 बोलो, टाइप कितने होते हैं? 3। टाइप कितने होते हैं? 3। काइंड कितने होते हैं? 7। ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स का टॉपिक मैंने यहां आपके लिए लिख दिया है, इसको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। कई बार आपने देखा कई क्वेश्चन में था, एथिक्स नहीं होगी तो हम गोल नहीं प्राप्त कर पाएंगे, गोल अचीव नहीं होगा, हम अपनी जिंदगी का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हमें रूटीन चॉइसेस लेने में मदद मिलेगी, हम हमारे समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। अच्छी 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 बात है। और ये नेचर एंड रेलेवेंस टू द बिजनेस, देखा है कितनी बार क्वेश्चन में पूछा गया था। चलो बहुत बहुत बधाई, 13.1 खत्म। अब हम पढ़ेंगे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ किसने बनाए? लॉर्ड नोलन ने। कब बनाए? 1995 में।
1995 में लॉर्ड नोलन ने ये प्रिंसिपल बताए। ये क्यों डेवलप करे गए? ताकि एथिकल स्टैंडर्ड्स बढ़े। कहां पर? पब्लिक लाइफ में। जितने भी लोग इलेक्शन से जीत कर आते हैं या सरकारी सेवाओं में अपॉइंट होते हैं, चाहे लोकल लेवल पर या नेशनल लेवल पर, उनको ये फॉलो करने होते हैं। ये इंग्लैंड के नियम हैं। ये एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे सिविल सर्वेंट, लोकल गवर्नमेंट, पुलिस, कचहरी वगैरह वगैरह। ठीक है। असल में ये कहां से पैदा हुए? ब्रिटिश सरकार ने 1994 अक्टूबर में एक कमेटी बनाई। कमेटी का नाम था कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। अक्टूबर 1994 में ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई। कमेटी का नाम था कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। इस कमेटी का क्या काम था? माननीय प्रधानमंत्री को सलाह देना। भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, ब्रिटेन प्रधानमंत्री को। इस कमेटी ने काम शुरू किया। इसके दो रोल थे। इस कमेटी के दो काम थे। पहला कि एग्जामिनेशन करना कि अभी क्या चल रहा है, और दूसरा रिकमेंडेशंस बताना कि क्या करना चाहिए। अभी सरकारी ऑफिसों में एथिक्स को लेकर क्या चल रहा है, करंट कंसर्न क्या है, और आगे क्या रिकमेंडेशंस वो देना चाहता है। 1995 में 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ लॉर्ड नोलन ने बताए। मतलब इस कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें लिखा था 7 नियम फॉलो करने चाहिए, और ये 2015 तक कई बार अमेंड हुए। तो 7 प्रिंसिपल्स क्या हैं? सब लोग याद करेंगे। सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप। करेक्ट हो गई बात? ग्रेट। ये हम पढ़ चुके हैं। मॉड्यूल नंबर 13.3 रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ हम पढ़ चुके हैं। मैं फिर भी दिखाता हूं आपको मैंने कैसे पॉइंटर्स बनाए हैं। देखो, लॉ और एथिक्स दोनों का पर्पस सिमिलर है। दोनों ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करते हैं। दोनों का लक्ष्य है कि हमारा समाज सिविलाइज्ड बने, सही और गलत की जानकारी हमारे पास हो। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों के तरीके अलग हैं, नेचर अलग है। चेंजेस जल्दी जल्दी और धीरे धीरे होते हैं। लॉ को एनफोर्स कर सकते हैं पनिशमेंट देकर, एथिक्स तो अंदर से ही आएगा। ठीक है। तो ये लॉ और एथिक्स का डिफरेंस का टेबल यहां पर लिखा हुआ है। लॉ और एथिक्स का एग्जाम में याद रखिएगा, रिलेशनशिप पूछा जाता है तो आपको पहले सिमिलैरिटीज बतानी है और डिफरेंस बतानी है। दोनों चीजें बतानी है आपको, कभी खाली एक ही चीज लिखकर छोड़ाओ। हाँ जी, बिजनेस एथिक्स एंड इट्स रेलेवेंस, वही इंपॉर्टेंस वाली बातें लिखनी है। बिजनेस में कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स बनेगा तो हर ऑर्गेनाइजेशन का हर एम्प्लॉय उसे फॉलो करेगा। हर इंडस्ट्री की, हर कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी पॉलिसीज होती हैं। हाँ, ये जरा ध्यान से देखना। जैसे लिखा है ना बिजनेस एथिक्स फॉलो करो, तो इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि अगर आप अपना कोड ऑफ एथिक्स बनाओगे, अगर आप अपनी कंपनी में बिजनेस एथिक्स लॉन्च करोगे, तो क्या क्या चीजें होंगी आपके कोड में। बिजनेस एथिक्स फॉलो करने के लिए आप अपने वर्कर्स को क्या क्या कहोगे। पहला, देखो, पहला ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करो। ओबेइंग द लॉ, सारा कानून फॉलो करो। केयरिंग एंड कंसीडरेशन पॉलिसी, कस्टमर को माल बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दो। और कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, यानी कस्टमर का डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ डील करो, उसको लीक नहीं करो। प्रोफेशनल अपीयरेंस, मतलब अगर आपको लगता है जरूरी है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ड्रेस कोड को लॉन्च करो। उसमें झलकता है, आपका अपीयरेंस में झलकता है। जैसे आप रिंकल फ्री क्लीन यूनिफॉर्म पहनोगे तो ज्यादा प्रोफेशनल लगोगे। इससे आपका कस्टमर के मन के अंदर भरोसा आपके लिए बढ़ेगा, आपकी ब्रांड इमेज डेवलप होगी। आप कैजुअल पहन सकते हो फ्राइडे को, लेकिन वैसे फॉर्मल कपड़े आपको पहनने चाहिए। ये सब बातें आपके कोड ऑफ एथिक्स में होनी चाहिए। वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, हाँ है नहीं,
ये भी आ चुका है, आपको याद होगा। प्रोफेशनल अकाउंटेंट का देखो मैं आपको दिखाता हूं, वो जो टॉपिक आपने पढ़ा था, ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट कई प्रकार के होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इससे पहले तो उनके मतलब लिखे थे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 3 पॉइंट का रोल है: प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्कोर कीपिंग, अटेंशन डायरेक्टिंग। वैल्यू चेन में मैंने आपको बताया था कि वैल्यू चेन का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिगिनिंग से लेकर एंड तक जितने काम किए जाते हैं वो सारे के सारे वैल्यू चेन कहलाते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल है? ये एनालाइज करना कि इस सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए कंट्रीब्यूटिंग है, कौन सी एक्टिविटी हमें लाभ पहुंचा रही है, कौन सी एक्टिविटी हमें लाभ नहीं पहुंचा रही। हमें कस्टमर फोकस पर ध्यान देना चाहिए, सक्सेस फैक्टर्स पर, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर। ये माइकल पोर्टर ने वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट बनाया था। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मिशन स्टेटमेंट भी आपको याद करके जाना होगा। कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट कहता है कि हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट जो हैं वो कंपनियों को चलाएंगे, स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे, सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करेंगे, स्ट्रेटेजी रखेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, इनको यूज करेंगे। क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। ये वो सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो अभी आज ही हमने डिस्कस करें। वाओ, मॉड्यूल नंबर 13.6 प्राइमरी नॉर्म या काइंड, ये मैंने आपको बताया था। देखो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नॉर्म नाम से भी आ सकता है और काइंड नाम से भी आ सकता है। कितने हैं बताइए? 7। ठीक है, 7 है, 7। ठीक है, 7। ये जो 8 है ना, ये 8 नहीं है डियर। ये दोनों इंस्टीट्यूट की किताब में सेम पॉइंट है, कम्युनिटी और एनवायरमेंट। 7 आपने काइंड पढ़े हैं। इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स, वो जो बालक अभी पूछ रहा था, सबसे पहले तुम इंटरनल शब्द भूल जाओ, 1 मिनट। तुम बात करो कोड ऑफ एथिक्स की पहले। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब है एक ऐसी रूल बुक जो हमने बनाई। अब अगर ये इंटरनली फॉलो होगी तो ये इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सीएफए इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए और जितने इंटरनल यानी सीएफए इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं सिर्फ उन पर वो लागू होंगे। तो सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड्स सीएफए इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के ऊपर ही तो लागू होंगे। ये बात यहां पर लिखी हुई है। इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स मतलब कोड ऑफ एथिक्स इन अ बिजनेस, जो हमारे सारे एक्टिविटीज में, डे टू डे ऑपरेशंस में हमें फॉलो करना है। ठीक है, व्हाट आर दी 5 कोर एरियाज? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। और सीएफए इंस्टीट्यूट ने ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ये रहे। ठीक है, करेक्ट। 13.7 हो गया। चलिए 13.8 एथिक्स इन बिजनेस डीलिंग्स। अगर आपका मन करे तो आप इंस्टीट्यूट की किताब में ये वाला पेज देखना, छोटे छोटे वो दे रखे हैं हेडिंग, मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस। देखो मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स, फिर से, जबकि शुरू में पढ़ चुके हम, लेकिन फिर से। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्या है फीचर्स? कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, सोशल ग्रुप को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, बेसिक फ्रेमवर्क होना चाहिए, हम वॉलंटरी उसको एक्सेप्ट करें, प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए, एजुकेशन एंड गाइडेंस हम लोगों को दें ताकि एथिक्स के बारे में लोग अवेयर हों, और कभी भी बिजनेस एथिक्स प्रॉफिट को अपोज नहीं करता। तो अब आप नोट बनाइए, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स अभी तक किसी क्वेश्चन में डिस्कस नहीं हुए। फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स अभी तक किसी भी क्वेश्चन में डिस्कस नहीं हुए। तुम नोट कर लो, इसे अच्छे से पढ़कर जाना। दोस्तों, जो टॉपिक अभी तक किसी क्वेश्चन में डिस्कस नहीं हुआ वो तुम्हारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या खेल खेलेगा,
जिस पर कोई एमक्यूपी नहीं बनी, जिस पर कोई पीवाईपी नहीं बना, वो चुपके से क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा तुम्हें। तुम अपने पास नोट करके रखो। लिख दिया? फीचर्स पढ़ लोगे अच्छे से दोबारा? प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स नोट करो। इस पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है। दिस इज इंपॉर्टेंट मेरी नजर में। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ अलग है। उसका तो एमक्यूपी में क्वेश्चन था, स्टडी मैट में क्वेश्चन था, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स अलग से टॉपिक है। ये रहा वो टॉपिक। एग्जामिनर हो सकता है तुमसे ये सवाल पूछे कि बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल बताओ। तो बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल अगर इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ अलग टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स अलग है। पहले हां करके बताओ तो। नोट कर लिया? क्या है प्रिंसिपल्स? पहला प्रिंसिपल देखो, अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। ग्राहकों को एक्सप्लॉइट ना करो। 1 मिनट आप होल्ड करें। हाँ जी दोस्तों, तो पहला, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई कालाबाजारी नहीं, झूठे विज्ञापन नहीं, कर्मचारियों के साथ फेयर ट्रीटमेंट। रिटन और अनरिटन दोनों प्रकार के नियम होने चाहिए। ठीक है? और देखो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये भी आप नोट कर लो अलग से। दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझना। एग्जामिनर कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर उनका दिल करा पेपर भारी बनाने का तो वो क्या करेंगे? ऐसा टॉपिक उठा के पूछेंगे जो कहीं नहीं पूछा गया। लेकिन तुम्हें तो याद रखना है, ईश्वर की कृपा बरस रही है। उसने हमें बता दिया कि 7 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स भी हैं और 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ भी हैं। तीसरी हेडिंग लिखो, ये वाली, इसे पढ़ लेना घर पे। बी ट्रस्टफुल, कीप एन ओपन माइंड, मीट ऑब्लिगेशंस, क्लियर डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिटी मतलब समाज को इन्वॉल्व करो, मतलब सॉरी तुम समाज के साथ इन्वॉल्व हो। मेंटेन अकाउंटिंग कंट्रोल, बी रिस्पेक्टफुल। ठीक है? बालक कह रहा है फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स का आंसर कहां है? अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम, बताओ बदमाश। ये लिखा फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये है हेडिंग, और ये रहा फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2, फीचर नंबर 3, फीचर नंबर 4, फीचर नंबर 5, फीचर नंबर 6। ठीक है? चलो ये हो गया। ये तो सब सही है, ये भी सही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब बेकार है। एरिया इन बिजनेस एथिक्स आपको याद होगा, हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन था इस पे। हाँ ये देखो, ये वाली हेडिंग डालो। ये एग्जामिनर हो सकता है आपसे पूछे, emerging issues in business ethics. This can also come in your exam. Emerging issues in business ethics. Emerging issues का मतलब जानते हो कि आजकल क्या नई चीजें चल रही है? वैसे बताऊं कोई नई चीज है नहीं इसमें, सब पुरानी दे रखी है। फेयरनेस, जस्टिस, ऑनेस्टी, डायलेमा, दुविधा। कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिस तो आप कर चुके हो। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स छोड़ो, नीड तो हम कर चुके हैं। हाँ, अगली हेडिंग लिखो, रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस एथिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी एथिक्स को, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, आदमी एथिक्स को तो तब फॉलो करेगा जब वो रिकॉग्नाइज करेगा कि इसकी जरूरत है। तो यहां पर पढ़ाया जा रहा है कि कैसे कैसे हम एथिकल इश्यूज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम एथिकल डिसीजन मेकिंग करें, कस्टमर के एंगल से जजमेंट करें, कल्चरल इन्फ्लुएंस का ध्यान दें, बिजनेस रिलेशनशिप और एथिकल कंडक्ट हमारी कंपनी में फॉलो करें। कितने टॉपिक हो गए? ये वो टॉपिक की लिस्ट है जिन पर कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है?
चलो ये वाला क्वेश्चन भी लिखो, हाउ टू इंप्रूव एथिकल बिहेवियर। अगर एग्जामिनर तुमसे पूछे कि एथिकल बिहेवियर कैसे बढ़ाएं, तो अपनी कंपनी में पॉलिसी लिखो, मैनेजर से कहो कि खुद फॉलो करे, और मिसकंडक्ट का मौका दो, फिर देखो लोग बेईमानी करते हैं कि नहीं। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है दोस्तों। एग्जामिनर तुमसे हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे कि तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को एथिकली इंप्रूव करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे वर्कर का बिहेवियर इंप्रूव हो जाए, वो लोग एथिक्स फॉलो नहीं करते, अब करने लगे, तो क्या करना पड़ेगा। पहला, उनके अपने स्टैंडर्ड्स से वो फॉलो करेंगे, उन पर मैनेजर का इन्फ्लुएंस होगा तब वो फॉलो करेंगे, और मिसकंडक्ट की अपॉर्चुनिटी से पता चलता है कि वो लोग ईमानदार हैं कि बेईमान। तो आप पॉलिसी बना सकते हो, उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। मतलब ये टॉपिक पेपर के लिए अच्छा है, इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से याद रखें, दिस कैन कम इन एग्जामिनेशन। अब इसके बाद 13.9, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये केवल इंस्टीट्यूट ने एक कहानी दी हुई है, एक केस स्टडी दी हुई है बिजनेस एथिक्स पर। ये कोई टॉपिक नहीं है। एक वेल फार्गो नाम से बैंक है यूएसए में, और वो क्या करता है कि क्रॉस सेलिंग बहुत करता है। जैसे कस्टमर ने बैंक अकाउंट खुलवाया तो वो कह रहा है इंश्योरेंस भी ले लो, वो कह रहा है इंश्योरेंस खरीदा तो वो कह रहा है म्यूचुअल फंड भी ले लो। तो वो उसके ऊपर एक कहानी दी हुई है, ये मैं नहीं चाहता कवर करना, वो आप ध्यान से इसको देख लेना। 13.9 आपको बस पढ़ना पड़ेगा, मैंने बाकी सारा कंप्लीट कराया है। 13.10 इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, ये पूरी याद करी है हमने, याद है। 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं और 4 इंपैक्ट होते हैं। एक आखिरी बार सबके नाम ले दो। 4 एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और 4 इंपैक्ट बताने आपको कौन कौन से। 4 इंपैक्ट कौन कौन से थे, ये रहे। पहला परफॉर्मेंस, दूसरा फिजिकल हेल्थ, तीसरा मेंटल हेल्थ और चौथा रिलेशनशिप। क्लियर हो गई जी बात। सर दोस्तों प्लीज वेल फार्गो वाली कहानी आप घर पर पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो मैंने यहां कवर नहीं कराई है, इसका मतलब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, वो एग्जाम्पल बतौर एक कहानी दी हुई है इंस्टीट्यूट ने वेल फार्गो नाम की। आप एक बार पन्ना पलट के देखिएगा तो कि उसमें पूछा क्या है। बस एक कहानी दी हुई है एग्जाम्पल बतौर कि कैसे कोई एक बैंक अनएथिकल प्रैक्टिसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। बट दैट्स ऑल दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आप सबको। आपने 14 नंबर के इस कीमती चैप्टर को मात्र 2 घंटे से भी कम समय में पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इट इज ओवर टू यू। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, कृपया ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ध्यान रखना है कि आप ये सब घर पर निश्चित समय में कर लें। ऑल राइट दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।